पार्टी की प्रखर वक्ता, हमारी सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन श्रीमती सुप्रिया सडेत जी, जो आज एक अहम मुद्दे पे आप लोगों को संबोधित करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप सबके चुनाव में कुछ बड़े अहम फैसले भी हो रहे हैं। उसमें से एक फैसला यह है कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा। उसमें से एक फैसला है कि क्या ये देश युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की आवाज को सुनेगा या एक आदमी के मन की बात सुनेगा। एक अहम फैसला इस देश को करना है कि क्या आने वाले भविष्य में ये देश रोजगार चाहता है, महंगाई कम चाहता है, गरीबी कम चाहता है, किसानों की के लिए सहूलियत, अच्छे दाम चाहता है या सिर्फ जुमले चाहता है। और इसीलिए जो चुनाव है ये बहुत अहम है। ये हर साल की तरह होने वाला आम चुनाव नहीं है जो हर 5 साल में होता है। और इस चुनाव की कुछ बड़ी परिवेश है। इस चुनाव का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये चुनाव हो रहा है। वो कॉन्टेक्स्ट है कि देश के, दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र में, जहां पर 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं, ऐसे राष्ट्र में रोजगार की बात ही नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक डेवलपिंग कंट्री में आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर जीएसटी लगाया हुआ है। कमर तोड़ महंगाई है। टैक्स वसूली चल रही है इस देश में। इस देश में 2014 से 24 के बीच में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई बनाई गई कि अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। और जब इस के शेप रिकवरी की बात प्रधानमंत्री से की जाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या सब गरीब हो जाए। ये भी तो कह सकते थे कि क्या सब अमीर हो जाए। ये मानसिकता है प्रधानमंत्री की। ये चुनाव हो रहा है तब जब 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है अपनी फसल का सही दाम मांगते हुए। कोई भूला नहीं है उन 700 किसानों को जो जाड़ा, गर्मी, बरसात में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे अपनी मांग, अपनी जायज मांग को लेकर, और नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी एक न सुनी। अपने अहंकार के चलते 700 किसानों की शहादत हुई और अंत में नाक रगड़ के 3 काले कानून
हमने भी ठान ली है कि हम हर उस समस्या का अंत करेंगे, हर उस समस्या का समाधान लेंगे। और ये 48 पेज का हमारा डॉक्यूमेंट, ये 48 पेज का पन्नों का हमारा न्याय पत्र 15,329 शब्द है, जिसमें ये हर उस समस्या का निवारण है, हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने बनाई है। इसके 5 बड़े स्तंभ हैं। ये कमरे में बैठकर दो विशेषज्ञों से बात करके टाइप करके नहीं बना है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा की कि ये देश जुड़ा रहे। उस पदयात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, वो तमाम अजनबियों से मिले, तमाम अजनबियों के आंसू पोंछे, उनको गले लगाया, युवाओं से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, पंजाब से होकर गए और लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई, लोगों ने जो अपनी आशाएं बताई, अपनी सरकार से अपेक्षा बताई, वो है ये मैनिफेस्टो। जब वो मणिपुर से मुंबई चले, जिस मणिपुर में 1 साल गुजर जाने के बाद भी प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत नहीं है जाने की, उस मणिपुर से मुंबई की जब उन्होंने यात्रा करी और देश के युवाओं ने, महिलाओं ने, कारोबारियों ने, किसानों ने, मजदूरों ने अपने दिल की बात जो बताई, वो है इस मैनिफेस्टो। तो इस मैनिफेस्टो में, इस न्याय पत्र में 5 बड़े स्तंभ हैं और मैं पहला स्तंभ युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और रिश्तेदारी न्याय से शुरू करना चाहती हूँ। युवा न्याय क्यों जरूरी है और युवा न्याय में हम क्या कह रहे हैं? युवा न्याय में हम कह रहे हैं कि 30 लाख सरकारी पद जो सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली पड़े हैं, उनको 15 अगस्त से सरकार बनते ही फटाफट हम भरने का काम करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम 1 साल के लिए स्टाइपेंड 1 लाख रुपए का डिग्री और डिप्लोमा धारकों को देंगे जो वो स्टाइपेंड पाना चाहता है, जिससे कि उसकी ट्रेनिंग हो सके, उसका स्किल मैनेजमेंट हो सके। हमारा कहना है कि हम अग्निवीर जैसी योजना का अंत करेंगे, क्योंकि इस देश की सरहद का, इस देश की रक्षा का, इस देश की सुरक्षा का, इस देश की सेना का काम ठेके पर नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि 73 साल का प्रधानमंत्री 5 साल और मांग रहा है और 24 साल के लड़के को कह रहा है तुम रिटायर होके घर चले जाओ। और वो लड़का ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहा है, वो लड़का तपते हुए रेगिस्तान से लेके हाथ कांपती ठंड, हड्डी गलाने वाली ठंड सियाचिन में खड़ा होकर इस देश की रक्षा कर रहा है। और उसके साथ जो आप पक्षपात कर रहे हैं, आप जो सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, आप जो सेना जो युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, उनका हम अंत करेंगे, अग्निवीर को स्क्रैप करेंगे और जैसे पुरानी नौकरी देते थे सेना में, उसको तुरंत बहाल किया जाएगा। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे नॉर्थ इंडिया में और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाना जरूरी है, क्योंकि युवाओं के सपनों को ध्वस्त होते पेपर लीक से ज्यादा किसी कोई जिम्मेदार नहीं। बच्चे पढ़ते लिखते हैं, माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, कम खाना खाते हैं, कम खर्चे करते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, पढ़ जाते हैं, बच्चे पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उनकी क्या गलती है? तो इस पेपर लीक माफिया का पूरा होगा और ये युवा न्याय में हम बात करते हैं। मैं बात नारी न्याय की करना चाहती हूँ। इस देश की आधी आबादी और आधी आबादी इतनी असुरक्षित कि नरेंद्र मोदी जिस काशी के सांसद हैं, उस काशी में IIT BHU में एक लड़की का सामूहिक बलात्कार होता है और उसके बलात्कारी के आरोपी जो है वो बीजेपी के IT सेल के सक्षम पटेल और कुणाल पांडे और आनंद चौहान जैसे लड़के हैं। ये बीजेपी की IT सेल में काम करने वाले लोग हैं। ये हाल इन्होंने मेरे देश का कर दिया। जो सबसे होनहार एथलीट बेटियां मेडल लाती थी तो मैंने जी हाथ मिलाते थे। जब उन्होंने कहा इस बंदे ने हमारा यौन शोषण किया है तो उन लोगों को पिटवाया, लड़कियों को पिटवाया, रोलवाया बूटों के तले, लेकिन खड़े रहे ब्रजभूषण सिंह के साथ। तो आधी आबादी के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है उनको हक मिलना जरूरी है और इसीलिए हम गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए प्रति साल मतलब 8500 रुपए प्रति महीना डालेंगे और इससे औरत परिवार की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, समृद्धि पर ज्यादा बेहतर खर्च कर सकेगी। ये महालक्ष्मी योजना का हिस्सा है जो हम कर्नाटका और तेलंगाना में करके दिखा रहे हैं, पूरे देश में लागू करेंगे। और मैं आपको बता दूं 48 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का। 2 या 3 लाख करोड़ रुपए अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लग जाए, अगर औरतों के हाथ में थोड़ा पैसा आ
इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारा अगला प्रॉमिस महिलाओं के लिए है कि सरकारी नौकरियों में आधी सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए सुरक्षित की जाएगी, आरक्षित की जाएगी, जिससे जितनी ज्यादा महिलाएं जब वर्कफोर्स का हिस्सा बनेगी इतना सुरक्षित समाज होगा। मैं यहाँ पर एक महिला के लिए मंच पर हूँ, मेरे सामने जहां तक मुझे दिख रहा है 3 महिलाएं आपके बीच में, ज्यादा महिलाएं, जितनी ज्यादा महिलाएं कामकाज में इकोनॉमी का पार्टिसिपेशन करेगी उतना समृद्ध और उतना सुरक्षित ये समाज उनके लिए होगा। मैं किसानों की बात करना चाहती हूँ। किसानों की बात सबसे ज्यादा करनी चाहिए पंजाब में। 10 साल में जो दुर्दशा नरेंद्र मोदी ने किसानों की करी है इससे पहले कभी नहीं। क्या मांग रहे हैं किसान? किसान आपसे ये कह रहे हैं हमारे लिए सूरज चांद तारे तोड़ लाओ। किसान यही तो कह रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, हमें हमारी फसल का सही दाम दे दीजिए। और किसान कौन होता है? किसान हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। जो किसान होता है बड़े हौसले का काम होता है, धरती का कलेजा फाड़ के फसल उगाता है। लहराती फसल पर अगर बिजली गिर जाए, पानी पड़ जाए, ओले पड़ जाए तो किसान हाथ पे हाथ धरा के बैठता है, फिर से मेहनत करता है, फिर से हिम्मत जुटाता है, फिर से फसल उगाता है, हमारा अपना पेट पालता है। और इन्हीं किसानों के, इन्हीं अन्नदाताओं के वो बच्चे सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं। और जब वो कभी कभी तिरंगे में लिपट कर वापस घर आते हैं शहीद होकर, तो माँ बाप आंसू नहीं बहाते, फख्र करते हैं अपने बच्चों की शहादत पर इस देश के लिए। और उन किसानों को आपने गुंडा कहा, आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, मवाली कहा। उन किसानों को आपने मरने दिया। दिल्ली की सरहद पर 1.25 साल तक जाड़ा, गर्मी, बरसात के नीचे उनको मजबूर किया बैठकर प्रदर्शन करने को। 700 किसानों की शहादत हुई और अंत में आपको नाक रगड़ के वो काले कानून वापस लेने पड़े। आपके अहंकार के, आपके घमंड के चलते 700 किसान शहीद हो गए। मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहती हूँ। किसान फिर से दिल्ली आना चाहते थे। दिल्ली किसी की बकौती नहीं है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। जितनी मेरी है उतनी आपकी है, उतनी किसी और की, उतनी देश के किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, पुरुषों की, युवाओं की है। और दिल्ली आने वाले किसान क्या करना चाहते थे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे। उनके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए, उनके लिए कीड़े करवा दिए, उनके ऊपर आंसू गैस के बम खोले छोड़े। तो यही किसान अब आपकी मगरूर, आपकी घमंडी सत्ता का अंत करने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी हम देंगे। यही नहीं, हम किसानी और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। खाद पर, बीज पर, जीएसटी के उपक्रम पर, खेती की हर चीज पर आपने जीएसटी लगाया है। जीएसटी से मुक्त होगी खेती। और सबसे बड़ी बात, हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। हमने पहले भी की है 72,000 करोड़ की कर्ज माफी, फिर से करके दिखाएंगे। आप 16 लाख करोड़ मित्रों का माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसलिए जरूरी है कि किसानों को उनका हक मिले और हम एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ साथ कर्ज माफी और जीएसटी मुक्त खेती करने जा रहे हैं। मैं अगली बात श्रमिकों की करना चाहती हूँ। श्रमिकों की बात करनी जरूरी है। कौन है श्रमिक? श्रमिक वो है जो इस देश को अपने हाथों से बनाता है, इस देश की नींव डालता है, इस देश की बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। वो बड़े बड़े चकाचौंध जहां पर बिल्ड करते हैं, वो जगह बनाई श्रमिकों के द्वारा जाती है। और क्या मिल रहा है श्रमिकों को? आपका मन आया, आपने तुगलकी का मान लगाया, कुछ घंटों के नोटिस पर आपने लॉकडाउन लगा दिया पूरे देश में। लेकिन क्या आपने सोचा कि जो मजदूर है उसका क्या हाल है? वो मजदूर सड़कों पर अप्रैल, मई, जून की गर्मी में पैदल चलते हुए अपने घर पहुंचा। छोटी छोटी बच्चियां साइकिल चलाकर साउथ
की क्रांति लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना हमने राजस्थान में चलाई, वो देश में चलानी संभव है। उसमें इलाज होगा, टेस्ट होगा, दवाइयां मिलेंगी, हर तरह का ट्रीटमेंट होगा। और अंत में मैं बात करना चाहती हूँ हिस्सेदारी न्याय। क्या है हिस्सेदारी न्याय? इस देश की 80-85% आबादी जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग से आती है, और यहाँ तक कि सामान्य वर्ग का गरीब भी, वो हाशिए पर क्यों है? आपके पैर में आज चोट आ जाए और आप डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर ये निर्णय कैसे लेगा कि आपको प्लास्टर चढ़ेगा या क्रेप बैंडेज बनेगा या गर्म पानी से सेक होगी या ठंडे से होगी या आइस पैक लगेगा? ये कैसे फैसला करेगा डॉक्टर? वो आपसे एक्सरे कराने को कहेगा, और यही एक्सरे तो हम नरेंद्र मोदी से कह कहकर हार गए, देश में करा लीजिए। 2011 के बाद से इस देश में जनगणना नहीं हुई, सामाजिक आर्थिक जनगणना होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो 80-85% इस देश की आबादी है वो हाशिए पर क्यों है, क्यों उनको उनका हक नहीं मिलता है, क्यों उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 ओबीसी से हैं, क्यों आईआईटी और एम्स आईआईएम में 4% 5% ओबीसी प्रोफेसर हैं, ऐसा क्यों है? और इसीलिए जातिगत जनगणना करानी जरूरी है, जिससे जो नीति निर्माण है वो दलितों, आदिवासियों, वंचितों के साथ साथ, पिछड़ों के साथ साथ उस गरीब सामान्य वर्ग के लिए भी हो जिसकी तरफ आपकी नीतियां नहीं जा रही। और हमने एक बहुत क्रांतिकारी चीज का घोषणा करी करीब 8-10 दिन पहले, और वो है कि हम रोजगार की भी बात करते हैं, साथ में आपकी रोटी की भी बात करते हैं। जिस 5 किलो राशन की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कांग्रेस सरकार लाई उसके अंतर्गत मिल रहा है, और हमारा मानना है कि हम उसकी लिमिट बढ़ाकर 10 किलो प्रति व्यक्ति करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। यही 10 किलो हम कर्नाटका में, यही 10 किलो हम तेलंगाना में दे रहे हैं, ये संभव है, ऐसा हम करके रहेंगे। मैं अपने मैनिफेस्टो पर बात करने के बाद 2-4 बातें और कहना चाहती हूँ, और ये वो बातें हैं जो कहनी जरूरी है। लोग सवाल उठाते हैं पैसा कहां से आएगा? ये सवाल तब नहीं उठते जब अमीरों की कर्जा माफी होती है, ये सवाल तब नहीं उठते जब प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के नए हवाई जहाज में चलते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 करोड़ का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं। ये सवाल तब नहीं उठते। ये सवाल अब उठते हैं जब गरीबों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की, रोजगार की बात करो तो पैसे का सवाल उठने लगता है। जैसे 16 लाख करोड़ माफ हुए थे, वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। 48 लाख करोड़ भारतीय सरकार का बजट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है, उसमें ये सारे प्रोविजंस किए जा सकते हैं। कोई भी सरकार अगर सही नियत से और ईमानदारी से काम करना चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकती है। लेकिन इस चुनाव में हमने बड़ी रोचक चीजें भी देखी, और उसके बारे में मैं 2 मिनट जरूर बोलना चाहती हूँ। इस चुनाव का नैरेटिव, इस चुनाव में क्या हमें कहना है, इस चुनाव में हमने बात कर दिया नरेंद्र मोदी को, वो ढूंढते रहे, लेकिन इस चुनाव का नैरेटिव सेट नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी किसी कीमत पर इस चुनाव का नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। इस चुनाव का नैरेटिव सेट करने का काम राहुल गांधी ने अकेले दम पर किया। उन्होंने तय किया कि हम रोजगार की बात करेंगे, हम महंगाई कम करने की बात करेंगे, हम गरीबी कम करने की बात करेंगे, हम गरीबों के कल्याण की बात करेंगे, हम गिनती की बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी पूरा चुनाव निकल गया, एक नैरेटिव नहीं सेट कर पाए। पहले चरणों में मोदी जी को मुस्लिम लीग, मटन, मछली, मुर्गा याद आया। यह 48 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, इसमें पीडीएफ देख लीजिए और कंट्रोल एफ करके अगर आप मुस्लिम शब्द ढूंढ दीजिए तो प्रेस वार्ता यहीं पे बंद कर दूंगी। दूसरा चरण आते आते मोदी जी औरतों के मंगलसूत्र पर और भैंस पर पहुंच गए। मतलब किस तरह की बातें करते हैं मोदी जी। तीसरा चरण आते आते मोदी जी आंखों की पुतली, जिगर के टुकड़े, अडानी और अंबानी के बारे में कहने लगे कि बोरों में लाख का मुजरे से किया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की अगर उन्हें गुलामी कर दी है, गठबंधन को मुजरा करना है, वो करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आरक्षण के मुद्दे पर डटे हैं। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है।
आज 40% वोटिंग हो गई। ये सिर्फ एक बूथ की बात नहीं है, ये तमाम जगह हो रहा है। मैं कहीं और देख रही थी, कोई वोट डालने गया, वहां पर उन्होंने कह दिया किसी ने कि बैटरी में सुबह सुबह बैटरी खत्म हो गई ईवीएम की। हमारे दिल्ली में चांदनी चौक की कंस्टिट्यूएंसी में पहले कंट्रोल यूनिट नहीं चल रही थी, कंट्रोल यूनिट चलनी शुरू हुई तो बैलेट यूनिट नहीं चल रही थी। ये क्या हो गया है? ऐसा चुनाव होता है इस देश में? सैकड़ों लोगों के नाम डिलीट हो जाते हैं, लोग जा रहे हैं, सप्रेशन ऑफ जो डेटा हो रहा है, सप्रेशन ऑफ वोटर्स हो रहा है, वोटर की संख्या बढ़ रही है और वोटिंग कम हो रही है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये किस तरह से चुनाव किया जा रहा है? लेकिन आपने क्योंकि अनंतनाग की बात करी तो मुझे लगता है यहाँ पे उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि मोदी जी कश्मीर की बड़ी डींगे हाँकते हैं, टीवी चैनल को अपने इंटरव्यू में बड़ी लक्ष्यदार बातें करते हैं। हिम्मत देखी लड़ने की चुनाव कश्मीर में, न श्रीनगर में, न बारामूला में, न अनंतनाग रजौरी में क्यों नहीं लड़ पाए आप चुनाव? क्यों डरते हैं आप? अगर आपके अकॉर्डिंग कश्मीर में सब ठीक है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ पाया? क्यों बात है चुनाव लड़ने से? मेरा अपना मानना है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग, कोट अनकोट निष्पक्ष चुनाव आयोग को बहुत सारी बातों का जवाब देना है। उसमें से एक वोटर सप्रेशन है, उसमें से एक तमाम जो बूथ है जहां पर ठीक से वोटिंग नहीं कराई जा रही है, उसमें से एक बहुत बड़ी बात है कि जो 1 करोड़ मतदान बढ़ गए हैं 5 चरण के बाद यथायथ, जो ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे लगता है चुनाव आयोग का जो रोल रहा है पूरे इलेक्शन में, सिर्फ एक पक्ष की तरफदारी करना और दूसरे पक्ष को नकारना, वो सर्वथा गलत है। चुनाव आयोग का मुख्य विपक्षी पार्टी को यह कहना कि संविधान खत्म करने की और अग्निवीर पर बात मत करिए, तो बात किस चीज पर होगी चुनाव में? लोकतंत्र में चुनाव क्यों हो रहा है? संविधान की रक्षा सर्वोपरि है, संविधान के लिए ये चुनाव हो रहा है और संविधान को संपन्न करने के लिए, सशक्त करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम एक बार नहीं, हम 10 बार बोलेंगे। अग्निवीर इस देश के युवाओं का सपना खोल रहा है, इस देश की सेना और पराक्रम पर सवाल उठाता है, इस देश की सेना के मनोबल को कमजोर करता है। हम 10 बार अग्निवीर के खिलाफ बोलेंगे। चुनाव आयोग को क्या पढ़िए, क्या मतलब है चुनाव आयोग हमसे बोले हम किस बात पर बोले, किस बात पर ना बोले? मोदी जी के नफरती भाषणों को आप चुप नहीं करा पा रहे। मैं आज जानना चाहती हूँ, क्या चुनाव आयोग के अंदर हिम्मत है कि सेंशन करे प्रधानमंत्री को मुजरा शब्द पर? उन्होंने ना पहले बोला था, एक बार उनका लेके फिर आपके पास आ गई। थोड़ा सा मैं बायस हूँ महिलाओं को लेके। मोदी और अमित शाह कहते हैं कि पीओके जो है वो हमारा है, कांग्रेस एटम से लड़ती है, वो कहती है पाकिस्तान के पास एटम है। इस पर क्या सवाल है? हम मुद्दे लड़के लेके आएंगे। मैं एक रैली में देख रही थी यही पंजाब में, मोदी जी ने कहा कि अगर मैं 1970 में होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। आप 1970 में नहीं थे, लेकिन इंदिरा जी थी और दुनिया भर की खिलाफत के बावजूद उन्होंने दुनिया की नेताओं की आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर, और बांग्लादेश को जन्म दिया, विश्व का भूगोल बदल दिया। आपकी तरह कोई गुस्सा हुआ नहीं है, कहकर आंखें नहीं मुड़ी। 4 साल तक यथावत स्थिति नहीं बन पाई है लद्दाख में, ये क्या बातें करते हैं? और क्या ये बोल रहे पीएम को बन जाएंगे? वो हमारा था, है और रहेगा, और हमें कोई 400 वर्षों की जरूरत नहीं है। जिस दिन हिंदुस्तान की सेना चाहेगी वो विश्व का भूगोल बदलने की कुवत रखती है, हिम्मत रखती है और हैसियत रखती है। नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की फर्जी बयानबाजी सेना का मनोबल कमजोर करती है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी मुकाबला ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, बीजेपी कोई ज्यादा सीटों पर रेस में नजर नहीं आती, लेकिन आपको किसी में आम आदमी पार्टी पर एक भी कोई बयान नजर नहीं आता। ये जो चुनाव है ना, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। जनरल इलेक्शन 2024 है, 18वीं लोकसभा चुनी जानी है। तो मुझे लगता है कि जो नेशनल मुद्दे हैं उस पर मैंने चर्चा करी है, लेकिन क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी का नाम दिया, मुझे कहने में कोई गुनाह नहीं कि पंजाब की जनता ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम विपक्ष में रहकर उनको जब जब जरूरी हो, बिना संशय के, बिना डर के, बिना खौफ के कटघरे में खड़ा करें, और हम खड़ा करते रहते हैं। हमारे तमाम नेता उनके खिलाफ बोलते हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। हमारा काम है जो भूमिका हमें इस प्रदेश के लोगों ने दी है उस पर हम पूरी मुस्तैदी से खड़े उतरे, और हम वही कर रहे हैं। आगे जाके अभी भी कुछ नजर नहीं, आम आदमी पार्टी को वोट डाले या कांग्रेस को वोट डाले? पंजाब कांग्रेस
कि हम साथ आए, जिससे कि हम बीजेपी को रोके। यहाँ की जनता चाहती है हम अलग अलग लड़े और वो कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है और आप वही देखिएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इफ बट डाउट नहीं है। ये बात ही खाने का राजस्थान में पीएम कह रहे हैं कि रिजेक्ट, कहाँ पे? पीएम कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को रिजेक्ट कर दिया, इंडिया गठबंधन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया लोगों ने आपको, इंडिया को कह रहे पांचवें चरण में वो कह रहे हैं कि एनडीए दोबारा आ रही है, ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब चुनाव शुरू किया तो 400 पार का नारा दिया, फिर 400 पार के नारे की असलियत अनंत हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, गिरिराज सिंह के खोलकर रख दी कि संविधान बदलना है। तो फिर मोदी जी बैकट्रैक कर गए, 400 की बात करना बंद कर दी। परसों में आपके किसी प्रख्यात चालक में सुन रही थी, वो कहते हैं अरे 400 तो हमने ऐसे ही बोल दिया था विपक्ष को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि बच्चों का गेम है, छुपन छुपाई है क्या ये, क्या हमें भ्रमित करिएगा। एक सवाल का जवाब आप दे नहीं पा रहे, जो चुनाव के मुद्दे उस पर बोल नहीं पा रहे। कर्नाटका हम स्वीप करेंगे, ये लिख कर ले लीजिए, और नरेंद्र मोदी जी का डिब्बा वोट होने वाला है कर्नाटका में, ये भी लिख कर ले लीजिए। असलियत ये है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जहां पर ये बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, जहां पर उनको लगता था कि इनके गढ़ है, जहां पर ये जीतेंगे, हर उस जगह पर नरेंद्र मोदी हारने जा रहे हैं। ये आज आपको मैं बताकर जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश से आती हूँ और इतना बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में होने वाला है कि होश हो जाएंगे लोग। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल उठते, मुझे लगता है हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद हम सब तय करेंगे कि किसको पीएम बनना है। लेकिन मेरा मन है, और मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ, मैं अपने सहयोगियों का तौर पर भी बोल सकती हूँ, मेरा बहुत मन है कि मेरे नेता पीएम बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके जितना पढ़ा लिखा, उनके जितना समझदार, उनके जितना दूरदर्शिता रखने वाला, एक व्यापक दृष्टिकोण वाला, हर उस चीज पर जिस पर इस देश का नुकसान हुआ उस पर राहुल जी ने पहले ही आगाह किया था नरेंद्र मोदी जी को, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो चीन हो, हर चीज पर किया था। मोदी जी ने सुनी ही नहीं और उसका खामियाजा देश को पाना पड़ा। तो कांग्रेस की सिपाही होने के नाते मेरा बहुत मन है, लेकिन ये डिसीजन इंडिया गठबंधन लेगा कि हमें आगे क्या करना है। इसी तरह सवाल है मैं पूरे में कि शहजाद पुणे वाला यहाँ पर उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर इनका नेता कौन, वही जैसे मेरे योगी ने पूछा कि अगर उनकी सरकार गलती से बनती जाती है तो नेता या पीएम जो है वो हर साल बदलेगा, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि आपका क्या नाम है? मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सच कहने के लिए। बीजेपी ने अब मानना शुरू कर दिया कि सरकार हमारी बनने वाली है और इसलिए कहना शुरू कर दिया, अगर ऐसा नहीं वो मानते तब थोड़ी मोदी जी डरा के कहते आपका बैंक बंद कर देगी, आपकी भैंस चुरा लेगी, आपका मगर। जिस तरह की बेवकूफी की बातें मोदी जी कर रहे हैं, साफ लग रहा है उनको पता है कि इंडिया की सरकार बनने वाली है। अमित शाह जी या जिस शख्स का आपने नाम लिया, जब वो कह रहे हैं कि हर साल चेंज करेंगे तो वो मान रहे हैं हमारी सरकार बनने वाली। तो सबसे पहले तो इसका साधुवाद कि आप जो सच्चाई यू कैन रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, ये अच्छी बात है। मेरा अपना मानना है कि गठबंधन के कुछ धर्म होते हैं और ये धर्म हमने बड़ी बखूबी 4 से 14 के बीच में निभाए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके सामने तो चेहरा है, वो चेहरा सवेरे उठिए, 18 पन्ने का न्यूज़पेपर है, 18वें पन्ने पर वो चेहरा दिखता है मोदी जी का। टीवी ऑन करिए, किसी भी चैनल पे चले जाइए, हंसते मुस्कुराते मोदी जी आप लोग नजर आते हैं। रेडियो ऑन करिए, रेडियो पर मोदी जी। पेट्रोल डलवाने जाइए, पेट्रोल पंप पर मोदी जी। शौचालय जो बाहर वाले चले जाइए, मोदी जी हंसते हेलो करते नजर आ रहे हैं। हर जगह कैंटीन में जाइए मोदी जी, मॉल के बाहर की होर्डिंग पर मोदी जी। एक चेहरा है जो देश देख रहा है, इस चेहरे ने क्या किया? यही प्रधानमंत्री का चेहरा है। इस एक चेहरे ने इस देश के लिए क्या किया? इस एक चेहरे ने इस देश के गरीबों को और गरीब बनाया, मिडिल क्लास के ऊपर टैक्सेस का बोझ डाला, यही नहीं युवाओं को बेरोजगार किया, महिलाओं को असुरक्षित किया, किसानों को उनके हक से वंचित रखा, लोगों को हाशिए पर रखा। क्या किया इस एक चेहरे ने? तो ये जो एक चेहरे वाली थ्योरी है ना, ये खारिज कर चुकी है देश की जनता। इंडिया अलायंस से चुनाव जीतेगी, हम लोग बैठेंगे और अपना चेहरा जल्दी ही, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा है, 2 से 3 दिन के अंदर चेहरा घोषित करके आपके सामने ले आएंगे। खटाखट काम करेंगे हम लोग। मैं ना ये अगर मगर किंतु परंतु इस बात की राजनीति में यकीन ही नहीं रखती। कांग्रेस
कन्याकुमारी से कश्मीर तक, असम से लेकर पोरबंदर तक एक अकेली कांग्रेस पार्टी ही है। और मुझे ऐसा लगता है उस धुरी को होने के नाते हम सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे और जरूर हम क्लेम करेंगे। लेकिन हम बड़े दिल से राजनीति कर रहे हैं और बड़े दिल से राजनीति करने में हम छोटे दलों का, प्रांतीय दलों का, हर व्यक्ति का उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम चाहते हैं कि कोई हमारा करे। तो हमारे अंदर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। हम किसी के साथ इसलिए नहीं जुड़ते कि पहले तो उसी को निगल लो। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसके साथ जुड़ते हैं पहले उसी को निगल लेते हैं। इसीलिए सेना, इसीलिए जदयू भी अलग हुआ था, इसलिए शिरोमणि अकाली दल भी अलग हुआ था। पहले उसी को समाप्त करते हैं। ये वो अजगर है जो पहले उनको निगल लेता है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम अपने आपस में डिसाइड करेंगे। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से राहुल जी ने इस चुनाव को धार दी है, इस चुनाव का नैरेटिव सेट किया है, उनके खटाखट फटाफट टनाटन की बातें तो आज बाकी हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स भी कर रहे हैं। मैं देखती हूँ तेजस्वी भैया भी बात कहते हैं, मैं देखती हूँ अखिलेश भैया भी बात कहते हैं। तो एक आपसी मिलीजुली सोच है कि हमें इस देश की रक्षा करनी है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर एक खींचतान है। मैं एक सवाल है Event distribution. Women were not given equity. So being a woman, you must be worried about that. So what would you say? I don't think it's fair to say women were not given equally. We tried to give as many tickets as possible to women candidates wherever they had a high probability of winning. This is a high-stake election. हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव लड़वाएं, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे करें। हमने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया है। रायपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है कि 50% में SC, ST, OBC, अंडर 50 और महिलाओं का भागीदारी रहेगी पार्टी के पदों पर। The fact that मैं यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा संभालती हूँ कांग्रेस का, ये अपने आप में एक सबूत है इस बात का। मुझे लगता है हर पार्टी की कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाएं। और इसीलिए जो महिलाओं के हक की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा महिलाएं काम में आए, ज्यादा महिलाएं अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने, ज्यादा महिलाएं सशक्त बने, संबल बने, उनके हाथ में पैसा है, समृद्ध बने, ये कहीं ना कहीं ज्यादा महिलाओं को पॉलिटिक्स में भी लाएगा। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया, अगर वो वाकई में ईमानदारी से लाया गया होता तो आज ज्यादा महिलाएं पार्लियामेंट में जाती। लेकिन वो सिर्फ झुनझुना था जो मोदी जी को चुनाव की ईद पर बजाना था, वो झुनझुना उन्होंने बजा दिया, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब जब जनगणना होगी, अब जब डिलिमिटेशन होगा, तब महिला आरक्षण आएगा। आपको इसी चुनाव में महिला आरक्षण लाना चाहिए था। जब राजीव जी महिला आरक्षण के लिए लाए, और अलग बात है कि बीजेपी ने उसका घोर विरोध किया था, उससे क्या हुआ? आज 30 लाख से ऊपर निर्वाचित जो पंचायती राज के सदस्य है, उसमें 10 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। ये सशक्तिकरण की काम किया। और ऐसा ही अगर सच्चे दिल से मोदी जी ने भी किया होता तो ये होता, लेकिन घबराइए मत, 4 अंकों वाली सरकार बनेगी और हम संशोधन करके उसको तुरंत लागू करेंगे। मैडम, मोदी जी हर रैली में राम मंदिर का नाम लेके कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। अगर आ गया कांग्रेस आ गई तो राम मंदिर को उठा है। क्या बात है? राम मंदिर के ऊपर क्या कांग्रेस अगर आ गई तो राम मंदिर को दोबारा तो कर देंगे। अगर आप हिंदू धर्म में यकीन करते हैं, अगर आप भगवान राम में आस्था है, तो आप मंदिर को शील करने की तो छोड़िए, मंदिर को जरा सी चोट पहुंचाने के भी शब्द की सोच अपने दिमाग में नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरह हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बन जाते हैं, तो आप ऐसी गंदी गलीच बातें कर सकते हैं। प्रभु राम हमारे ही नहीं, करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं। उनका मंदिर बना, हम उसका स्वागत करते हैं। उनके मंदिर को कोई चोट पहुंचाए, ये ख्याल भी सिर्फ उस व्यक्ति के मन में आएगा जो सनातन संस्कृति में यकीन नहीं रखता, जो शंकराचार्यों को बाहर बिठाकर खुद पुरोहित बन जाता है, जो एक आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाता कि उसका फ्रेम, उसकी फोटो खराब हो जाएगी, जो एक दलित राष्ट्रपति को शिलान्यास के लिए बुलाता क्योंकि उनका फ्रेम खराब हो जाएगा। ये सिर्फ आत्ममुक्त कैमरा और फोटो जीवी ही ऐसी बात कर सकते हैं। हिंदू धर्म का अनुयायी भगवान राम के नाम के साथ मंदिर में जरा सी भी आहत होने की बात नहीं कर सकता। जी कल को जीतकर जितने भी जाएंगे इंडिया व्यक्ति बने जाएंगे, तो आपको लगता है कि पंजाब के जो सांसद हैं उनके साथ कैसे डील करना होगा? उनकी जीत के तो एक दूसरे के खिलाफ है। क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी
तो हमें कोई इसमें आप पंजाब में आप क्यों नहीं? क्या नहीं है? आम आदमी पार्टी की जीत क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब में हम बेटर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि लोगों को पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा का, रोजगार का, महंगाई का, किसानों का, महिलाओं का बात कर सकती है, इसलिए हम बेटर ऑल्टरनेटिव। आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती। मैंने आपसे जब मैं कहती हूं आप बाल की खाल निकालने लगे तो बहुत देर दिखेगी, खूब जलेबी मैं भी बनाऊंगी, खूब जलेबी आप बनाएगा। पंजाब की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, इससे ज्यादा आप देखो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे टेबल की उस तरफ खूब सारी महिलाएं हैं। हाँ अभी जाते हैं सिर्फ ज्यादा हो उन्होंने कहा मैं पक्ष में करूँ, मैंने कहा बिल्कुल जी। प्रियंका जी इस देश की उन चंद महिला नेत्रियों में से एक है जो बेखौफ होकर महिलाओं के हक की, युवाओं के हक की, इस देश की आधी आबादी की सबसे पुरजोर योद्धा है। और मुझे कोई संशय नहीं है कि सरकार में या उसके बाहर या उससे ज्यादा उनकी बड़ी प्रबल भूमिका होगी, जैसे कि हमारी पार्टी में। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। टेम्पो में डालकर काला धन बांटा जा रहा है। भाई टेम्पो को रोकिए, पकड़िए टेम्पो को। कहाँ है आपका ईडी, कहाँ है आपका सीबीआई, कहाँ है आपका इनकम टैक्स, क्यों नहीं रोक रहे आप टेम्पो को? चौथा चरण आते आते मोदी जी बहकी बहकी बातें करने लगे। चौथा चरण आया तो मोदी जी कहने लगे कांग्रेस आ जाएगी तो वो आपके बैंक खाते बंद कर देगी, आपका पैसा ले लेगी। कांग्रेस आ जाएगी तो वो टोटी का कप टोटी लेके चली जाएगी, नल की टोटी। मतलब क्या हो गया इस देश के प्रधानमंत्री को? और इतना मजाक बन रहा है। कांग्रेस आ जाएगी तो क्या मटर पनीर की सब्जी से पनीर ले लेगी? कांग्रेस आ जाएगी तो क्या आपका पासवर्ड चेंज कर देगी? कांग्रेस आ जाएगी तो क्या आपका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड लेके भाग जाएगी? कांग्रेस आ जाएगी तो आपके बच्चे के टिफिन में से एक सैंडविच ले लेगी? क्या हो गया मोदी जी को? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? और उसके बाद जब कुछ नहीं चला तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं, मैं ईश्वर का दूत हूं, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। और कल मैंने सुना वो कह रहे मैं अविनाशी हूं। हिंदू धर्म में अजर अमर अविनाशी अनंत सिर्फ और सिर्फ भगवान को, हमारे इष्टों को, हमारे ईश्वर को कहा गया है। धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति, हर चीज, हर प्राणी, हर पक्षी, हर पशु नश्वर है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अविनाशी हूं, मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं। तो जब आप बायोलॉजिकल ही नहीं है तो आपसे क्या आशा की जाए? क्योंकि रोजगार बनाना, महंगाई खत्म करना, गरीबी को थामना, महिलाओं को सुरक्षित करना, किसानों का भला करना, मजदूरों के लिए योजनाएं बनाना, हाशिए पर पड़े हुए लोगों को मुख्यधारा में लाना, ये सारा काम तो बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ही करेगा ना। आप तो बायोलॉजिकल ही नहीं है, तो आपसे क्या आशा की जाए? आप तो अपने आप को अविनाशी, ईश्वर का दूत, दैवीय शक्ति वाला घोषित कर रहे हैं। तो आपको ईश्वर ने क्यों भेजा? आप कहते हैं मुझे ईश्वर ने भेजा, क्यों भेजा है? 45 साल सबसे ज्यादा बेरोजगारी करके आना, आटा दही पर जीएसटी लगा कर आना, कमर तोड़ देना लोगों की महंगाई से, इतनी गरीबी करना, अपने दोस्त को कमवाना दिन के 1600 करोड़ रुपए और किसान को कमवाना 27 रुपए रोज का। इसलिए भेजा कि औरतों का रेप हो और आप आरोपियों के साथ खड़े हो। इसलिए भेजा कि किसानों की शहादत हो और आप आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमा बैठे। इसलिए भेजा कि आप चिलचिलाती धूप में मजदूरों को पैदल चलवा दीजिए। इसलिए भेजा कि एक दलित को यूपी में पीटा जाए क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, या एक आदिवासी के ऊपर आपका नेता पेशाब कर रहा है। इसलिए भेजा आपको, क्यों भेजा है आपको? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी आगामी हार देखकर बुरी तरह से बौखला रहे हैं। उनकी मनोस्थिति पर बहुत चिंता का विषय है कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की औनी पौनी बातें कर रहा है। और मुझे इसलिए भी चिंता है क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। ये उम्र का तकाजा है या हार का डर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत चिंता है नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की। कोई भी व्यक्ति अपने सही दिमाग में, अपनी सही मनोस्थिति
अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल नहीं बताता है। जो तरह के काम मोदी जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता और गहन चिंता का विषय है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल सत्ता चलाने के बाद 10 साल के बाद मोदी जी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए अपने उस मीडिया के दम पर। और मैं आप लोगों से भी थोड़ा कहना चाहती हूँ, जो मीडिया दिन भर उनका चरणवंदन करता है, दिन भर टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में सिर्फ मोदी है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। अरे मोदी जी ने तो टीवी चैनल को एक चैनल को उतने इंटरव्यू दे दिए जितने हम प्रवक्ता लोग दिन में साउंड बाइट नहीं देते। एक चैनल को 4-4, 5-5 इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि नैरेटिव सेटिंग का काम इस बार राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने डिसाइड किया कि रोजगार पर बात होगी, महंगाई पर बात होगी, आर्थिक असमानता पर बात होगी, अडानी घोटाले पर बात होगी और सबसे ज्यादा बात लोगों के रिप्रेजेंटेशन की, उनके प्रतिनिधित्व की, उनकी गिनती की होगी। सबसे ज्यादा बात इस देश के संविधान की होगी, लोकतंत्र की होगी। नैरेटिव जो बनाया वो राहुल गांधी ने बनाया और नरेंद्र मोदी जी को अब थक हार कर हमारे नैरेटिव को भी उसके लिए बोलना पड़ रहा है, उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। इतना मीडिया अपने साथ होने के बावजूद नरेंद्र मोदी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए और ये देश समझ गया कि इनकी सारी साजिश, इनका सारा षड्यंत्र संविधान को खत्म करके, आरक्षण को समाप्त करके, गरीब को और गरीब बनाकर एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहां पर सिर्फ अमीरों का राज हो, और ये हम कतई होने नहीं देंगे। आपके सवालों का स्वागत है। इन्होंने पहले बोला था कई कांग्रेस लीडर बीजेपी के कारण क्या? हालांकि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन कारण क्या रहा? क्योंकि आप हमसे पंजाब स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं, उसका पंजाब स्पेसिफिक को जवाब दूंगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तमाम ऐसे सिटिंग वर्तमान बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी। पंजाब में भले ना करी हो, राजस्थान में करी है, हरियाणा में करी है, तमाम जगहों पर करी और वो सब जीत कर वापस आ रहे हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। तो यहाँ पर तो सांसद छोड़ के हमारी तरफ आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आपकी बात का अगर मैं बहुत ईमानदारी से उत्तर दूं तो उसका सिर्फ एक ही उत्तर है और उस उत्तर में मैं ये कहूंगी कि आज विपक्ष की राजनीति करना या कांग्रेस में रहकर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति करना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। आज अगर आप कांग्रेस में हैं और आप राहुल गांधी जी के वीर सिपाही हैं तो आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी बीजेपी का फंडल बन चुकी एजेंसीज लग जाती हैं, आपको ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पर, आपके परिवार के लिए गंदी गंदी बातें कही जाती हैं, आपके बच्चों को नहीं बख्शा जाता है। आप बहुत मुश्किल है, कलेजा चाहिए ये राजनीति करने के लिए। जो छोड़ के जाते हैं उनके कुछ कारण होते हैं, या तो उनके मुकदमे सेटल होने होते हैं, या जमीनें बचानी होती है, या रेस्टोरेंट रिजॉर्ट गलत जमीन पर बना है उसको बचाना है, या कहीं कुछ इनकम टैक्स का पेच फंसा है उसको ठीक करना है, या किसी पर ईडी का केस है उसको सुलटाना है। क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में जब आप शामिल हो जाइएगा तो आप गंगा जल से नहाकर सर से दाग धब्बे धुलकर बाहर निकल आइएगा। तो ये ऐसे लोग करेंगे जिनके अंदर कलेजा नहीं है, ये लड़ाई लड़ने का। ये लड़ाई बहुत मजबूती से और मजबूत इरादे वाले लड़ सकते हैं, जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके अंदर संशय और खौफ नहीं हो सकता, आपको निडर, निर्भीक और बेखौफ राहुल जी, खड़गे जी जैसा होना पड़ेगा। पंजाब के अंदर लगा